अंसारी है। मैं UHS भंडारी तीसरी में पदस्थापित हूँ एज अ TGT मैथमेटिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स का गणित का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो वास्तविक संख्या रियल नंबर। क्लास 9 में हम लोग ऑलरेडी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्या कहाँ से आए, किस तरह से आए। अब क्लास 10 में उससे आगे की ओर, उससे आगे वास्तविक संख्या पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम लोग एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं पहले कि हम लोग पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में, उन सब के बारे में एक बार छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखे हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसको डिनोट करने के लिए किससे करते हैं, एन से। और ये होता क्या है, जो गिनती की संख्या होती है, जैसे हमारा 1 2 3 4 ये सब, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। इसके बाद हम लोग को एक संख्या 0, जिसको हम लोग क्या बोलने लगे, पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्या के मेंबर में एक नया मेंबर आया 0। तो 0 अगर इसमें हम लोग सम्मिलित कर देते हैं तो इसका दायरा बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो ये 0 1 2 3 4 इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग होल नंबर। और इसको सूचित करने के लिए हम लोग इसका पहला लेटर W से सूचित करते हैं, ये हम लोग जान गए। इसके बाद आगे हम लोग आते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक ऋणात्मक संख्या, मतलब कि नेगेटिव नंबर मिलता है। 1 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -1। 2 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -2। 3 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -3। और इधर हमारा 1 2 3 4 और बीच में क्या है, 0। तो इस प्रकार का जो संख्या रेखा मिलता है हम लोग को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक। इसको हम लोग पूर्णांक करते हैं। और पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर। और इसको सूचित करने के लिए, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग जो लेटर यूज करते हैं वो क्या करते हैं, जेड। जेड इंटीजर्स का ही एक रूप होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ज़ैलोन। ये अरबिक से आया है, इसलिए इसको ज़ैलोन कहते हैं। और ये हो गया हमारा पूर्णांक। इसके बाद हम लोग अगली कक्षाओं में ये भी पढ़े थे हम लोग पहले कि पूर्णांक के बाद हमारे पास आया था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, तो जो संख्या p बाय के रूप में हो या उसको हम लोग p बाय q के रूप में निरूपित कर पाए, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। और इसका इंग्लिश में जो टर्म है, नाम है, वो है रैशनल नंबर। और इसको डिनोट करने के लिए हम लोग q से करते हैं। ये क्या हो गया, कि वैसी संख्या जो p बाय q के रूप में लिखते हैं, जहां पे p क्या है, एक पूर्णांक है, q भी क्या है, एक पूर्णांक। तो यहां पे लिखना पड़ेगा p एवं q पूर्णांक। और यहां पे लिख देना पड़ेगा q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो परिमेय संख्या क्या हो गया, कि वैसी संख्या जो p बाय q के रूप में है या p बाय q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पे p और q पूर्णांक है। तो जब हमारा q भी पूर्णांक है तो 0 हो सकता हो, लेकिन यहाँ एक कंडीशन दिया रहता है कि q को 0 के बराबर नहीं करना, तब ये संख्या हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या। फिर हम लोग परिमेय संख्या में क्या किए थे कि दो चीज, इसका दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या होता था कि परिमेय संख्या को हम लोग अगर दशमलव प्रसार करते थे तो इसको दो प्रकार में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला जो होता है वो साम,
7 दशमलव और दूसरा जो होता है वो तो परिमेय संख्या जो हो गया इसका हम लोग दशमलव निरूपण करना होगा। तो हम लोग इसको करते थे दो तरीके से, शांत और अशांत। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण पेश करते हैं। जैसे एक उदाहरण हो गया 2/5, दूसरा 1/3, एक और हम लोग ले रहे हैं -7/3। तो यहाँ पे 3 उदाहरण दिए परिमेय संख्या का, 2/5, 1/3 और -7/8। ये तीनों हमारा परिमेय संख्या है। यहाँ पे p का मान 2 और q का मान 5, यहाँ पे p का मान 1 और q का मान 3, यहाँ पे p का मान -7 और ये 8। तो यहाँ हमारा सब जो है 2, 5, 1, 3, -7, 8 सारा जो है वो एक पूर्णांक ही है। अब इसको हम लोग दशमलव रूप में कन्वर्ट करते थे तो क्या होता था, शांत किसको बोल देते हैं कि जिसको अगर हम लोग विभाजित करते हैं, अगर इसको विभाजित करते हैं 2 से, यहां पे क्या आ गया, शेष पर 0। दूसरे वाले केस में क्या है 1/3, यहाँ पे क्या होगा, इसको भाग दे रहे हैं, ये भाग खत्म नहीं होगा, इसका शेषफल कभी 0 नहीं आएगा, चाहे हम लोग कितना भी इसको लंबा भाग देते हैं। तो यहाँ पे लंबी विभाजन प्रक्रिया के थ्रू हम लोग दोनों को डिवाइड किए, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 नहीं आया। तो जिसमें अगर हमारा 0 आ जा रहा है इसको हम लोग कैसा कहते हैं, शांत दशमलव। और ये क्या हो गया हमारा अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती का मतलब कि बार बार आना, ये 3 बार आना, ठीक है। ये हमारा हो गया परिमेय संख्या। इसके बाद हम लोग फिर पढ़े थे कच्ची नवमा में कि ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है कि वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते, या दूसरी तरह से ये भी बोल सकते हैं वैसा अशांत और अनावर्ती दशमलव संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या हो गया, अगर इसका एग्जांपल देना है तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का क्या एग्जांपल हो जाएगा, जैसे पाई के बारे में पढ़े थे, ये एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा जो हम लोग अगर देखते हैं इस प्रकार से 1.01 0 0 0 0 1 इस पर, तो ये संख्या जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे फिर से देख लेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा कौन सा संख्या है, ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के बाद हम लोग क्या देखें एक बार, ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण के बाद हमारा क्या आ गया, तो पूर्ण के बाद आ गया हमारा ये पूर्णांक। पूर्णांक के बाद हम लोगों का आया, तो ये हमारा आया परिमेय। परिमेय संख्या। और फिर हम लोग क्या पढ़े, दूसरा ये हम लोग पढ़े अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं एक साथ, तो हमारा जो नया संख्या बनने जा रहा है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या। इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं, वास्तविक संख्या को R से। ये हमारा क्या हो गया, वास्तविक संख्या। मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के पूरे सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं,
वास्तविक संख्या, और इसको डिनोट करने के लिए हम लोग आर से। इतना तो हम लोग 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आगे की चर्चा कि हम लोग को वास्तविक संख्या के अगर आगे की हम लोग चर्चा करते हैं तो वहां पे हम लोग को क्या पढ़ना है। तो एक बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पूरा इस चैप्टर का जो सार है वो क्या है, वहां पे सिर्फ 2 ही चीज पढ़ना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहला जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और दूसरा जो है वो है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये 2 चीज। अब इसी 2 चीज को हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर पढ़ेंगे। अब इससे यूक्लिड विभाजन प्रमेय तक क्या है, तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं एल्गोरिथम, ये क्या है कि जो हम लोग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो पढ़े, लंबी विभाजन प्रक्रिया पढ़े, वही है यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में और इसके बारे में एक छोटा सा सार बता देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में, दोनों के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये है क्या, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इससे पढ़ने से हम लोग को क्या बेनिफिट मिले, इससे हम लोग करेंगे क्या कि 2 धनात्मक संख्याओं का महत्तम इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि 2 धनात्मक संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालने के लिए सीखेंगे। और इसको ही हम लोग बोलते हैं कि महत्तम समावर्तक मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या दूसरे लैंग्वेज में हम लोग इसको और भी कहते हैं GCD। GCD का मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इसके पढ़ने के बाद, इसका यूज। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि एक भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो भाज्य संख्या हो गया कंपोजिट नंबर, वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड, उसको हम लोग क्या करेंगे, भाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। और दूसरा होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11। इसमें अगर देखते हैं तो इसका 2 ही गुणनखंड है, एक क्या हो जाएगा 1 और दूसरा 2। 3 का, इसका भी 2 गुणनखंड 1 और 3। इसका 5 का, एक 1 और दूसरा 5। इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, इसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। और इसे कौन सा नंबर बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा। 4 का क्या क्या गुणनखंड हो जाएगा, 1, 2 और 4। इसका 6 का क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 6। तो यहां पे देखिए हम लोग कि 4 का कितना गुणनखंड, यहाँ पे 1, 2 और 4, यहाँ पे 1, 2, 3 और 6। तो ये हमारा हो गया भाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या। तो ये जो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या करता है, तो इसमें यही कहता है कि एक भाज्य संख्या को हम लोग
अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में उसे व्यक्त कर सकते हैं। और ये जो व्यक्त होता है ये अद्वितीय होता है। इसका मीनिंग ये हो गया, इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड यूनिकली इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। यूनिटी का भी मतलब, अद्वितीय का मतलब भी यहाँ पे समझना पड़ेगा थोड़ा सा। वो क्या हो गया, जैसे 18, ये 18 एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। अब इस 18 को अगर हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका है 2 गुना 9। दूसरा ये तरीका है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 6। तो 2 into 9, 3 into 6। तो ये जो 18 का जो गुणनखंड लिखते हैं, तो ये हमारा यूनिक नहीं होता है, अद्वितीय नहीं होता। यहाँ पे दो अलग अलग 18 के गुणनखंड है, लेकिन हमारा ये जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और ये यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या हो गया कि जैसे इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 गुना 9 को फिर गुणनखंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 3। और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 3 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो ये दोनों एक ही हो गया, 2 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 2 गुना 3। तो ये हो गया यूनिक, ये अद्वितीय हो गया, सिर्फ एक हो गया। अगर किसी स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट अगर गुणनखंड करता है तो गुणनखंड करना है, कोई 2 गुना 9 कर सकता है, कोई 3 गुना 6 कर सकता है। लेकिन जब अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोला जाए तो हर एक विद्यार्थी, अगर क्लास में 40 बच्चा है तो वो 40 विद्यार्थी जो होगा वो सब ये गुणनखंड करेगा। उसमें 1 2 आएगा और 2 3 आएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुना 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया क्या कि एक भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और वो एक अद्वितीय हो। फिर ये इसका थ्योरम है, इससे हम लोग 2 चीज सीखेंगे। जैसे कि हम लोग यूक्लिड विभाजन क्रैमिकता से सीखे क्या कि किसी भी 2 गुणात्मक संख्याओं का एचसीएफ और जीसीडी को फाइंड करना है। उसी प्रकार से इसको पढ़ने से क्या प्रॉफिट है, क्या फायदा है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि पहला अपरिमेयता को सिद्ध करने के लिए, टू प्रूव द इरैशनैलिटी ऑफ ए नंबर, कैसे सिद्ध करेंगे। जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके कि √2, √3 और √5 ये सारा नंबर जो है वो एक इरैशनल नंबर, तो हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में। लेकिन यहाँ पे इसका प्रूफ करना होगा, इसको सिद्ध करना होगा कि सिद्ध कीजिए कि √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्या होगा कि दूसरा इसका ये काम है कि हम लोग परिमेय संख्या के बारे में देखे थे P/Q। तो पिछले सेशन में हम लोग ये देखे थे कि जो Q है इसको हम लोग लंबी विभाजन प्रक्रिया के थ्रू हम लोग फाइंड किए थे कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत आवर्ती, इसका दशमलव जो रूप में हम लोग कन्वर्ट करते थे। लेकिन अब सिर्फ Q को देख के, इसके अभाज्य गुणनखंड को देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा परिमेय संख्या शांत दशमलव का है और कौन सा अशांत और आवर्ती है। इसको सिर्फ Q को देखेंगे। तो इसको पढ़ने से 2 चीजें हम लोग सीखेंगे, एक ये और दूसरा ये। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूक्लिड विभाजन क्रैमिकता। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन क्रैमिकता है। ये क्या है उसको एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखे 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, और R का कंडीशन क्या है कि R जो होना चाहिए वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और B से हमेशा छोटा होना चाहिए। ये इसका प्रमेय है। अब हम लोग इसको देखते हैं। इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पहेली पे चर्चा करते हैं। ये पहेली आपके एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, उसको हम लोग देख सकते हैं। इसमें क्या था कि एक अंडा बेचने वाला अंडा बेचने के लिए निकला
रास्ते में क्या हुआ कि कुछ मनचले लोग मिल गए और वो लोग क्या किया, उससे वाकयुद्ध करने लगे, बेवजह का बहस करने लगा। और बहस करते करते अचानक क्या हुआ, उसके पूरे अंडे की टोकरी को उठा के पटक दिया और उस अंडे विक्रेता का सारा अंडा जो है वो वहीं पे फूट गया। अब जब पंचायत हुई तो क्या हुआ कि अंडा विक्रेता ये कहा कि आप लोग डिसाइड करके मेरे अंडे का दाम दिला दें। तो पंचायत ने पूछा कि आपके पास टोकरी में कितने अंडे थे, तो उसने उसका उत्तर पहेली के रूप में दिया। वो पहेली क्या था वो यहाँ पे देखते हैं। उसने कहा कि अगर मैं पूरे अंडे की टोकरी को अगर उसको जोड़े के रूप में दो करके अगर मैं रखता हूँ इस प्रकार से कि अगर दो का जोड़ा बनाता हूँ, दो अंडे का जोड़ा बनाता हूँ, तब एक अंडा मेरे पास बच जाता था। लेकिन जब उसको 3 का जोड़ा बना के जब मैं रखता था, 3 का बना लिया इस प्रकार से, तो कितना अंडा उसका बच जाता था? 2। जब वो 4 अंडे का समूह बनाता था, 4 अंडे का, पूरा टोकरी में सारे अंडे को 4 का समूह में बांट देता था, तो उसके पास कितना अंडा बच जाता था? 3। जब वो 5 का समूह, अंडे का 5 का समूह अगर बनाता था, तो उसके पास कितना अंडा बच जाता था? 4। जब वो 6 का समूह बनाता था, तो उसके पास कितना अंडा बच जाता था? 5। लेकिन वो जब 7 अंडे का समूह बनाता था, तो उसके टोकरी में एक भी अंडा नहीं बचता था। अगर इस प्रकार से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो उसके पास एक भी अंडा नहीं बचता था, मतलब अंडों की संख्या 0 हो जाती थी अगर वो 7 का समूह बना लेता था। तो अब बताइए कि टोकरी में कुल अंडों की संख्या क्या होगी। तो यहां से ही हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रमेय का उपयोग करते हैं। लेकिन एक और कंडीशन था, इस टोकरी में 150 से ज्यादा अंडा नहीं आ सकता। टोकरी में टोटल कुल अंडों की संख्या 200 से 150 से ज्यादा नहीं हट सकता था। ज्यादा से ज्यादा उस टोकरी में अंडों की संख्या क्या हो सकती थी? 150। तो ये बताना है हम लोग को कि उसमें टोकरी में अंडों की संख्या कितनी थी। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 का जब वो समूह बनाता था अंडों का, तो उसके पास एक भी अंडा नहीं बचता। तब इसका मतलब वो 7 के गुणनखंड के होगा। तो 7 का गुणनखंड 150 क्या है? 7 का गुणनखंड नहीं है। फिर इसके पहले क्या होता है? 149। उसके पहले क्या होता है? 148, वो भी नहीं है 7 गुणनखंड। तो सबसे पहले 7 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 147। क्योंकि इसको हम लोग को बनाना पड़ेगा तो मूल और सुधार प्रक्रिया से, हीट एंड टाइम मेथड्स। तो 7 का गुणनखंड बोला तो ये हो सकता है 147 हो सकता है। उससे पहले क्या हो जाएगा? 147, 140 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 133 हो जाएगा, 126 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो ये सारा संख्या जो है वो 7 का गुणनखंड। तो यही कोई संख्या जो होगी वो अंडों की संख्या होगी। अब पता कैसे करते हैं? तो पता करने के लिए हम लोग एक बार हीट एंड ट्रायल मेथड देखते हैं। एक बार इसको हमको देखना पड़ेगा, किस प्रकार से करेंगे वो देखने के लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मान लेते हैं कि कुल अंडों की संख्या, माना कुल अंडों की संख्या कुल अंडों की संख्या क्या है हमारा? ए मान। तो ए बराबर क्या होगा? वो 7 गुणन में है, तो क्या लिखेंगे? 7p ये लिखेंगे, प्लस 0। अगर 6 का समूह में रखता है तो 5 अंडा बच जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए बराबर 6
क्यू प्लस 5। जब वो 5-5 का समूह में रखता है तो कितना अंडा बच रहा था उसके पास? 4। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 5 आर प्लस क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 4। अगर 4-4 का समूह में कर रहा था तो कितना अंडा बच रहा था उसके पास? 3। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 4s प्लस 3। अगर 3-3 का कर रहा था समूह तो क्या होता? तो ए बराबर 3t प्लस 2। और जब 2-2 का समूह कर रहा था तो क्या बच रहा था? a। इसको हम लोग लिख सकते हैं a बराबर q प्लस 1। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये जो लिखे हैं हम लोग a बराबर 7p प्लस 0, a इक्वल टू 6q प्लस 5, a इज इक्वल टू 5r प्लस 4, a इक्वल टू 4s प्लस 3, फिर a इक्वल टू 3t प्लस 2 और a इक्वल टू 2u प्लस 1। ये कुछ नहीं है, ये क्या है हमारा? ये जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे a इक्वल टू bq प्लस r, ये सारा एल्गोरिथम देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो जैसा यहाँ पे हम लोग कहते हैं a इक्वल टू bq प्लस r, तो यहाँ पे b का मान क्या है? तो b का मान जो है यहाँ पे हमारा 7, 6, 5, 4, 3 और 2 है। और यहाँ पे r का मान ये तो भी हमारा क्या आ रहा है? r का मान जो है हमारा 0, 5, 4, 3, 2 और 1। इसको देखते हैं लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कंडीशन हम लोग जो लिखे थे, कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि r का जो मान होगा वो हमेशा b से छोटा होगा, हमेशा। और ये 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। जैसा कि इसमें हम लोग यहाँ पे देखें कि b का मान 7 है तो r का मान कितना है? 0। यहाँ पे इसका मान 6 है, इसका मान क्या है? 5। यहाँ पे इसका मान 5 है, यहाँ पे 4। तो हर एक केस में देखें कि r का मान जो हो हमेशा b से छोटा ही होगा। देखिए अब इसको हम लोग ईट एंड ट्रायल से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अंडों की संख्या कितनी होगी। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि सबसे पहले हर कंडीशन को, हर नंबर को हम लोग को सेटिस्फाइड कराना होगा। जब ये संतुष्ट हो जाएगा पूरी तरह से तब हम लोग पता कर सकते हैं कि अंडों की संख्या कितनी है। तो पहले हम लोग लेते हैं 147 पे, तो 147 पे हम लोग लिख रहे हैं तो देख रहे हैं क्या ये पहला 7 से तो विभाजित है, इस कंडीशन को तो सेटिस्फाइड कर जा रहा है। दूसरा 6 से भागा देने पे कितना बचना चाहिए? इस पर 5 बचना चाहिए। ये देखते हैं हम लोग, तो 6 से भागा देते हैं, 6 दूनी 12, 2 7, 6 चौके 24। यहाँ पे शेष पर कितना बच रहा है? 3। शेष पर कितना बचना चाहिए था? 5। तो ये हमारा पहला कंडीशन को सेटिस्फाइड किया, लेकिन दूसरा कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया। तो इसका मतलब कि ये जो उत्तर है 147 ये नहीं होगा, मतलब अंडों की संख्या 147 नहीं होगी। अब हम लोग दूसरे संख्या पे करेंगे तो 140 में देखते हैं, 140 में देखेंगे, फिर 133 पे देखेंगे, 126 पे देखेंगे, सभी पे देखेंगे। तो ये आप लोग उससे कर सकते हैं। और करने के में ये नंबर आप देखिएगा कि 119 पे सारा जो कंडीशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 कंडीशन जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि अंडों टोकरी में कुल अंडों की संख्या कितनी है? 119। ये हमारा ये क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये है, इसको तो हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू से, पहले के थ्रू से तो हम लोग यहाँ पे सीखे। एक कोई प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 28 को हम लोग और 7 के बारे में ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एक 28 और दूसरा ये 7। इस पे देख रहे हैं लोग, तो 28 को हम लोग भागा देंगे इससे 7 चौके 28। यहाँ पे क्या हो गया? 0। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है भाग। इसे हमारा कहलाता है भाजक। और ये क्या कहलाता है? भाग। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा हो गया भागफल। और ये हमारा क्या हो गया? शेषफल, या इसे हम लोग
तो हम लोग बहुत पहले से 5वीं 6वीं में हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेष ये होता है। इस प्रकार से हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वही चीज है यहाँ पर, ये जो लिखे हम लोग, ये जनरलाइज फॉर्म। यहाँ पे क्या हो गया कि a और दूसरा संख्या है b, जहां पे a बड़ा है किससे, b से, तो a को हम लोग भाग दे रहे हैं, a को हम लोग भाग दे रहे हैं किससे, b से। तो भाग देने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, q, ये भागफल हो गया और शेष हमारा क्या हो जा रहा है, r हमारा शेष फल बच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, भाज्य क्या हो गया यहाँ पे a, तो a बराबर इसको और इसको गुना करते हैं, b गुना q और ये स्क्वायर करते हैं r। तो a इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, b q प्लस r। ये यहाँ पे r का मान क्या था, 0, r का मान यहाँ पे 0 था। जब हम लोग इस संख्या को हम लोग दूसरी संख्या में अगर कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा 28 था, अब इसके जगह पे हम लोग अगला संख्या लिख रहे हैं, 28 के जगह पे 29 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 7, इसको भाग देते हैं, क्या बच रहा है यहाँ पे 1, इसको 30 कर रहे हैं, फिर 7 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे क्या बच रहा है 2, 31 कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, क्या बच रहा है यहाँ पे 3, फिर आगे फिर हम लोग भाग दे रहे हैं, 32 कर रहे हैं, 7 से 28, यहाँ पे क्या हो जा रहा है 4, फिर भाग दे रहे हैं 35, 7 से 7 चौके 28, मेरा मिनट गया, क्या बच रहा है 5, फिर 34 कर रहे हैं 7, 7 चौके 28, यहाँ पे क्या बच जा रहा है 6, फिर 35, यहाँ पे 7 बचे 35, यहाँ पे भागफल क्या मिल रहा है हमारा 5 और शेष क्या हो जाएगा 0। तो इस सभी को ये हम लोग पहले से बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब इसको हम लोग इस थ्योरम में कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या था, a का मान जो था वो 28 था, लिख सकते हैं। तो 28 बराबर क्या लिखेंगे, 7 गुना 4, 7 गुना 4 10 0। दूसरे वाले को लिखना है, यहाँ पे 29 को क्या लिखते हैं, यहाँ पे 7 गुना 4 प्लस 1, 30 को लिख रहे हैं, तो 7 गुना 4 प्लस 2, 31 को लिखना है, 31 को क्या लिखेंगे, 7 गुना 4 प्लस 3, फिर हम लोग को लिखना है 32 को, ये क्या हो जाएगा 7 गुना 4 जोड़ 4, इसके बाद फिर हम लोग को लिखना है 33 वाले को, तो 7 गुना 4 जोड़, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 34 को लिखना है, तो ये क्या हो गया 7 गुना 4 जोड़ 6, इसके बाद फिर हम लोग 35 पे आएंगे, तो यहाँ पे जो भागफल है वो 5 हो गया और ये 0 हो गया। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन को हम लोग को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं, उसको देखिए। तो उसको देखने के लिए हम लोग एक पे नजर डालते हैं पूरे संख्या पे। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया a, यहाँ पे b के जगह पे क्या था 7 और यहाँ पे क्या हो गया q के जगह पे 4 प्लस यहाँ पे क्या हो गया r लिख दिया। इससे हम लोग अगर खोजते हैं तो a का मान यहाँ पे क्या हो रहा है 28, b का मान क्या हो जा रहा है 7, q का मान कितना हो रहा है 4 और r का मान कितना हो रहा है 0। तो इस केस में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि q जो है वो r जो है वो q से क्या है छोटा है। यहाँ पे r का मान 0 है और q का मान क्या है 4 है। तो वही कंडीशन को यहाँ पे लिखे हम लोग कि जो r का मान होना चाहिए वो 0 और b के बीच में होना चाहिए, 0 के बराबर में हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये हेल्प हम लोग को क्या करेगा, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक
तो एचसीएफ या जीसीडी को फाइंड करने में है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, बुक में है प्रश्नावली 1.1 जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसी मेथड के अनुसार। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दो संख्या 135 और 225, ये दो संख्या है 135 और 225। ये आपका प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। इससे हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों संख्याओं का क्या करना है, हम लोग को एचसीएफ निकालना है, मतलब महत्तम समावर्तक। तो किस विधि से निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रायिकता, इसके हेल्प से हम लोग को इसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं a बराबर जो बड़ी संख्या उसको हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 225 जो है वो 135 से बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि बड़ा संख्या। उसके बाद हम लोग छोटी संख्या से भाग देते हैं उस बड़ी संख्या में। तो यहाँ पे भाग देते हैं 225, इसको भाग दिए हम लोग 135 से 135, इसको भाग दे रहे हैं 1 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा 135, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब फिर हम लोग क्या करते हैं कि 135, ये जो 135 जो है ये हमारा बड़ी संख्या हो जाएगा और 90 जो यहाँ पे शेष बचा था उससे भाग देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 90, 1 से दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, यहाँ पे क्या बच गया हमारा 45। अगला प्रोसेस क्या होगा, ये जो हो गया 90 ये बड़ी संख्या हो गया। अब इसको किससे भाग देना है हम लोगों को 45 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45, यहाँ पे क्या हो गया 9, यहाँ पे क्या हो गया 0। अब इसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। 225, यहाँ पे ये हमारा जो था ये भाज्य था, तो ये क्या होता है भाजक गुना भागफल जो शेष। तो ये हमारा हो जाएगा 135 गुना 1 प्लस 90। अगला प्रोसेस क्या किए थे हम लोग, ये जो था 135 ये हमारे यहाँ पे क्या बन गया तो भाज्य। तो ये क्या हो जाएगा 135 बराबर क्या होगा 90 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 45। अगला फिर प्रोसेस क्या होगा कि 90 बराबर ये क्या होगा 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 प्लस जी। ये प्रोसेस हो गया। अब हम लोग को जब एचसीएफ या महत्तम समावर्तक निकालना है इस विधि से, तो हम लोग कब तक भाग देते रहेंगे, उस समय तक भाग देना है जब तक शेषफल 0 ना हो। 0 हो जाएगा तो हमारा भाग खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टेप से लिखना होगा। और इससे जिससे भाग दिए थे इसका मतलब कि जो हमारा भाजक था वही हमारा क्या हो जाएगा महत्तम समावर्तक हो जाएगा। तो यहाँ पे महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा 45। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि महत्तम समावर्तक, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका तो 135 और 225 कितना आ गया, यहाँ लिख सकते हैं 45। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा उत्तर है। अब हम लोग ये फिलहाल 4 जो क्वेश्चन है ये आप लोग का होमवर्क है। इसमें करना क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यह आप लोग का प्रश्नावली 1.1 उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन है। आप लोगों को पिछले जो अभी क्वेश्चन जो सॉल्व किए जो बताएं उसी का हेल्प लेके उसी के थ्रू है ना, उसी का यूज करके इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पे हमारा ए का मान कितना है 24 है, बी का मान कितना है 4 है। इसका हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का एचसीएफ को फाइंड करेंगे। उसी तरह से बाकी तीनों प्रश्न है, तो इसको आप लोग बनाने का कोशिश करें।